अक्षरों का रैखिक समीकरण कक्षा 10वीं अध्याय 2 का अनुप्रयोग। उदाहरण है, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं जिनके कुल 35 सिर तथा 98 पैर हैं। तब पक्षियों एवं खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे प्रश्न में कहीं पे आता है, मान लो अधिक शब्द मिल गया, अधिक शब्द आया तो है ना, तो अधिक आएगा मतलब हमको क्या करना होगा, प्लस। कम शब्द आ गया कहीं पर, इसका मतलब है कि हमको क्या करना है, माइनस करना है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ऐसे शब्द मिलता है तो वहां पर हमको क्या करना होता है, गुणा करेंगे, है ना। कभी कभी क्या मिलता है हमको प्रश्न में, तिहाई, आधा, चौथाई, ऐसे शब्द आते हैं। तो जैसे तिहाई बोल रहे हैं तो तिहाई का मतलब 1/3, आधा का मतलब 1/2, चौथाई का मतलब 1/4। इन चीजों से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। और कुछ शब्द आते हैं जैसे पूर्व या पहले, ये शब्द आता है। तो पूर्व मतलब हमको पहले की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और बाद या पश्चात ऐसे शब्द आते हैं सवाल में, तो हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। साथ ही कारक, संबंध कारक, या संबंध सूचक शब्द, संबंध सूचक शब्द जैसे से, ने, का, ऐसे शब्द आएंगे सवाल। तो वहां पर हमको क्या करना है, जिससे बोला जाएगा, जिसका बोला जाएगा उसी में या तो हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या गुना करेंगे या तिहाई या आधा या चौथाई करेंगे। ठीक है, तो अब सवाल पे चलते हैं। ये बेसिक बातें आपको ध्यान में रख याद होनी चाहिए, ध्यान में आना चाहिए। सवाल, इस तरह के सवाल हल करते समय याद रखने योग्य बातें लिख देते हैं अपन, याद रखने योग्य, तो हमारा सवाल आसानी से हल हो जाएगा। जैसे इस सवाल में है, एक छोटी गुफा में कितने, कुछ खरगोश, मतलब कुछ मतलब हमको पता नहीं है, अर्थात हम क्या करेंगे, एक्स या वाई जेड कुछ भी मान लेंगे। वैसी कुछ पक्षी, इसको भी हम संख्या पता नहीं है, एग्जैक्ट संख्या, तो हम इसको भी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो हल करेंगे, हल। खरगोश की संख्या बोल रहे हैं तो माना कि खरगोशों की संख्या हम इसको मान लेंगे क्या, एक्स। फिर है पक्षी और पक्षियों की संख्या, पक्षियों की संख्या बराबर हम क्या मान लेंगे, वाई है। खरगोशों की संख्या एक समान लिया, पक्षियों की संख्या हमने
y मान लिया। अब सवाल में क्या कहता है, जिनके कुल 35 सिर। अब वो चाहे पशु हो या पक्षी हो या इंसान हो, कोई भी हो, सिर कितना होता है, एक ही होता है। इसका मतलब एक्स खरगोश है तो एक्स सिर होंगे, एक वाई पक्षी है तो वाई सिर होंगे। मतलब कुल सिरों की संख्या कितना दिया है, 35। तो हम क्या करेंगे, तब एक्स धन वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 35। और यही हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। तथा 98 पैर। अब चूंकि देखो यहाँ पर क्या है, खरगोश, ये चौपाया जानवर है, मतलब 4 पैर होंगे। एक खरगोश के 4 पैर, 2 खरगोश के 8 पैर, 4 खरगोश के 16 पैर, मतलब 4 का गुना में बढ़ते जाएगा। तो हमारे पास खरगोशों की संख्या कितनी है, 1 से है। तो कुल पैर कितने हो जाएंगे, 4 1 से। अब पक्षियों के 2 पैर होते हैं, है ना, तो 2 वाई हो जाएगा। तथा पैरों की संख्या की बात कर रहे हैं, तो 4 एक्स धन क्या 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 98 दिया है तो 98। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। साथ ही देखिए, इसको हम और छोटा रूप में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 4 2 और यहाँ पे 98, ये सभी तीनों जो है क्या है, 2 के गुणक है। तो मैं पूरे समीकरण में को 2 से भाग दे दूंगा, तो ये छोटा रूप में आ जाएगा। कैसे, देखिए 2 से भाग दूंगा तो 2 दूनी 4, मतलब 2 एक्स, और 2 एक कम 2, तो रह जाएगा वाई। अब ये क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, एक बचा 2 निया 18। तो इस तरीका से हमारे पास में इसको 2 ना मान करके इसको मान लेंगे, चलो 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। कैसे, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, है ना, या आलेखी विधि से, या फिर वज्र गुणनखंड विधि। तो हम यहाँ पर विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। ठीक, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि में तो ध्यान दे, विलोपन विधि में क्या होता है, जिस पद को हम विलोपित करना चाहेंगे वो पद क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है, देखो ये y है और ये क्या है, y, दोनों कैसा है, सेम है। तो यहाँ पर हमको सेम करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का y पद कैसा है, धनात्मक है। समीकरण 2 का y पद कैसा है, धनात्मक। इसका मतलब दोनों समीकरण को हम घटा देंगे तो y और y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब विलोपित हो जाएगा। ठीक है, तो हम समीकरण 1 और 2 को हल कर रहे हैं, तो क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को समीकरण 2 में घटा देना है, समीकरण 1 को। तो x धन y बराबर 35, और ये हो जाएगा 2x धन y बराबर में आ जाएगा 49। हमें क्या करना है, दोनों समीकरण को घटाना है। एक समीकरण में दूसरे समीकरण को घटा देनी है। तो जैसे ही हम घटाते हैं तो क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर घटाना का चिन्ह लगाऊंगा, ऋण का, मतलब वो ऋण ये पूरे समीकरण में गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर धन है तो वो ऋण हो जाएगा, यहाँ पर भी धन है तो वो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, यहाँ पर भी धन है तो वो भी क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक, तो y और y एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब यहाँ पर ध्यान दो, ऊपर में +1 है और नीचे -2 है। तो +1 में -2 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -x आ जाएगा, इज इक्वल, फिर से +35 में 49, -49 है तो ये जुड़ने के बजाय क्या हो जाएगा, घटेगा, तो घटा देंगे। तो
9 में 5 गया कितना 4, और 4 में 3 गया कितना 1, और ये आ जाएगा माइनस। अब चूंकि बराबर के इस साइड भी ऋणात्मक है और बराबर के इस साइड भी ऋणात्मक है, अर्थात बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों कैसा है ऋणात्मक है, तो ऋण ऋण आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा x इज इक्वल 14। इस तरीके से आपका x से निकल के आ जाएगा कितना 14। अब इस x के मान को क्या करना है, समीकरण 1 या फिर 2 दोनों में से किसी में भी आप रखेंगे तो इसका हल हो जाएगा और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रखते हैं x का वैल्यू, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास x प्लस y बराबर में क्या दिया हुआ है 35। अब x का वैल्यू कितना है 14, तो x के वैल्यू को हम क्या करेंगे x की जगह पर रख देंगे, तो x की जगह पे आ जाएगा 14 धन ये हो जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा 35। अब 14 और 35 क्या है रिलेटिव्स है सजाती पद, तो 14 को हम उधर पक्षांतरित कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा ये आपका 35। 14 बायां पक्ष से दायां पक्ष जा रहा है इसलिए वो धनात्मक है तो वो क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। अब हमको क्या करना है 35 में 14 घटा देनी है, तो 35 में 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21। इस प्रकार हम y का वैल्यू निकाल लिए। ये y का मान आ गया, मतलब पक्षियों और खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए बोला था, हमने माना था खरगोश की संख्या x है, तो x बराबर कितना है 14, अर्थात खरगोशों की संख्या 14 है और y हमने क्या माना था पक्षियों की संख्या को, तो 21 पक्षी हो गए। अतः उत्तर लिखेंगे हम, अतः खरगोशों की संख्या की संख्या 14 एवं पक्षियों की संख्या कितना हो जाएगा 21। यही हमारा क्या होगा आंसर। तो उत्तर की भी जांच कर सकते हैं, कैसे देखिए उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, तो उत्तर की जांच करने के लिए क्या बोला गया था पक्षी और खरगोश का सिर, तो पक्षी हमारे पास में पक्षी कितने हैं 21, खरगोश कितना है 14, दोनों को जोड़ दो तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 2 और 1 कितना हो गया 35, तो सिर कितना आ रहा है 35। साथ ही क्या बोल रहा है पैर जो है टोटल 98, तो एक खरगोश का 4 पैर तो 14 खरगोश का, तो क्या करना है 4 गुणित 14। अब 14 और 4 को गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, एक बच्चा 4 एकम 4 और 1 5। अब पक्षियों की संख्या कितनी है 21 और पैर कितने होते हैं 2, तो 21 दूनी 42। अब टोटल जोड़ लो पैरों की संख्या कितनी आ जाएगी 6 और 2 8, 5 और 4 9। इस प्रकार
पैरों की संख्या टोटल कितनी आ रही? 98। इसका मतलब हमारा जो उत्तर बना है वो क्या है? सही है। आइए हम एक और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल क्या कहता है? रीचा और नैना के पास कुछ टॉफियां हैं। जब रीचा नैना को 30 टॉफियां देती है। ध्यान दो, यहाँ पर क्या कह रहा है? जब रीचा नैना को 30 टॉफियां देता है। किसको देता है? नैना को। मतलब नैना को, यहाँ पर शब्द आ रहा है को, यही संबंध सूचक है। किससे संबंध बता रहा है? नैना से। इसका मतलब क्या हुआ कि नैना के पास जितनी टॉफी होगी उसमें 30 टॉफियां और जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास बढ़ेगी। तब नैना के पास रीचा से दुगुनी टॉफियां हो जाती है। अब किससे दुगुनी हो रही है? रीचा से दुगुनी हो रही है। तो ये से शब्द को हमको ध्यान में रखना है। तो रीचा में ही गुना करेंगे, है ना। और ऐसे सवालों को इकट्ठा नहीं पढ़ करके क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ते हुए सॉल्व करना है। तो रीचा और नैना के पास कुछ टॉफियां थी। मतलब हमको पता नहीं है कि कितनी टॉफियां थी। तो हम क्या करेंगे हल करने के लिए? हल माना कि रीचा के पास टॉफियों की संख्या, माना कि रीचा के पास टॉफियों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे? x है। और नैना के पास टॉफियों की संख्या, इसको हम मान लेंगे क्या? y बराबर y है। अब उसके बाद क्या कहते हैं? जब रीचा नैना को 30 टॉफियां देती है। कौन दे रहा है? नैना दे रहा है। किसे दे रहा है? रीचा दे रहा है। किसे दे रहा है? नैना को। तो लिख लेंगे, जब रीचा अपनी कितनी टॉफियां? 30 टॉफियां नैना को देती है, तब क्या हो जाएगा? देखिए, ध्यान रखो, कौन दे रहा है? रीचा दे रहा है। किसे दे रहा है? नैना को। तो रीचा के पास अभी कितना है? x है। तो जब वो नैना को देगी तो उसके पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब कम होगा, मतलब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो तब रीचा के पास टॉफियां बराबर, पहले कितनी थी? x। कितना दे दिया? 30। तो हम क्या करेंगे? 30 इसमें माइनस कर देंगे। तो ये अब उसके पास रह गई कितनी? x माइनस 30 टॉफियां। और नैना के पास ध्यान दें, नैना के पास टॉफियां बराबर, पहले कितनी थी? y। अब कितना मिला उसको टॉफियां? 30 मिला, मतलब इसके पास में अधिक हो जाएगी। तो कितना अधिक? 30 अधिक। जब अधिक होगी तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ये यहां पर आ गया। अब उसके बाद क्या बोलते हैं? टॉफियां दे दी। तब नैना के पास रीचा से दुगुनी टॉफियां हो जाती है। किसके पास दुगुनी टॉफी हो जाती है? नैना के पास। किससे? रीचा से। तो अभी हमारे पास में क्या है? देखो, रीचा के पास कितना है? x माइनस 30।
और नैना के पास कितना है, y प्लस 30, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, नैना के पास रीचा से दुगुनी टॉफी हो जाती, किससे, रीचा से। रीचा से बोल रहा है मतलब हम रीचा पर ही क्या करेंगे, रीचा से वैल्यू में ही हम इसको 2 गुना कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, इधर जब मैं 2 गुना करूंगा तो नैना के पास जितनी टॉफियां हैं वो और रीचा के पास जितनी टॉफियां हैं वो क्या हो जाएगा, इक्वल में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 2x ऋण 30 दूनी ये हो जाएगा 60, फिर y धन क्या होगा 30। अब हम क्या करेंगे, सजाती पदों को एक और कर लेंगे। तो जैसे 2x चर पद है और इधर y चर पद है, तो y को हम बाईं ओर ले आते हैं। तो 2x और y प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस y बराबर, इधर दाएं पक्ष में क्या बच गया 30। अब बाएं पक्ष में है ऋण 60 जो कि 30 का सजाती पद है, तो 60 को हम इधर पक्षांतरित कर लेंगे, 60 ऋण में है इधर आकर के प्लस हो जाएगा। ये अब क्या हो जाएगा, 2x ऋण y बराबर में आ जाएगा 90। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, फिर आगे सवाल पढ़ो। परंतु जब नैना अपनी टॉफी, अब उल्टा हो रहा है, देखिए पहले क्या किया, रीचा ने नैना को दी, अब नैना रीचा को देगी। कितनी टॉफी, अपनी टॉफी में से 10 टॉफियां रीचा को देती है। किसको देती है, रीचा को। तो क्या हो जाएगा, पुनः जब नैना अपनी कितनी 10 टॉफियां रीचा को देती है, तब क्या हो जाएगा, तब रीचा के पास टॉफियां, रीचा के पास कितनी थी, पहले x थी। रीचा के पास टॉफियों की संख्या कितनी, x है, तो हम यहाँ पर x लिखेंगे। अब क्या हो रहा है, नैना अपनी 10 टॉफी रीचा को दे रही, तो रीचा के पास बढ़ जाएगा, कितनी टॉफी बढ़ेगी, 10 टॉफी, तो इतनी हो जाएगी। तथा नैना के पास टॉफियां पहले थी कितनी, y, अब उन्होंने कितना टॉफिया, 10 टॉफिया रीचा को दे दिया। इसका मतलब है कि नैना के पास 10 टॉफी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम मतलब y माइनस 10 होगी। ठीक, अब आगे पढ़िए, फिर रीचा को दे देती, तब रीचा के पास नैना से, किससे बोल रहे हैं, नैना से तिगुनी हो जाती, काकर पास, किसके पास, रीचा के पास। तो हम फिर से क्या करेंगे, प्रश्नानुसार या कथनानुसार लिख सकते हैं। ठीक, रीचा के पास कितना है अभी, x धन y, और नैना के पास कितना है, y माइनस 10। अब पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है, तब रीचा के पास नैना से 3 गुनी, कितने, किससे, नैना से 3 गुनी, तो ये नैना है, तो नैना में ही हम क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे। तो ये 3 गुना करूंगा तो इसके क्या हो जाएंगे, रीचा के इक्वल हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए,
सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल 3y माइनस 10 दिया 30। अब सजाती पदों को एक और कर लेंगे तो ये x और x के सजाती पद क्या हो जाएगा, 3y चर। अब इधर आएगा तो ये माइनस 3y बराबर इधर कितना है, माइनस 30। अब ये 10 को उधर ले जाएंगे दाया पक्ष में तो ये ऋण 10 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा x ऋण 3y बराबर ये हो जाएगा ऋण 40, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है तो जुड़ जाएंगे। इसको हम बोलेंगे समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर ये फिर से देख लीजिए, इसमें मान लो हम विलोपन विधि का यूज करते हैं तो दोनों समीकरण में से कोई ना कोई पद क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी हम उस पद को विलोपित कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2x है और यहाँ पर क्या है, खाली x है। दूसरे पद को देखते हैं तो यहाँ ऋण y है और यहाँ पर ऋण 3y है। अगर हमको क्या करना है, विलोपित करना है, तो जैसे x पद को विलोपित करना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पर 2x है तो ये भी क्या होनी चाहिए, 2x होनी चाहिए। तब क्या करेंगे, इस समीकरण 2 में 2 का हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो यहाँ पर भी 2x आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों समीकरण का x पद इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 1 का व समीकरण 2 में 2 का गुणा कर। अब गुणा कर के क्या करना है, देखो दोनों पद कैसा है, धनात्मक है, तो हम घटा देंगे, कर घटाने पर। जब समीकरण 1 में 1 का गुना करेंगे तो जैसा का तैसा रहेगा, जैसा है वैसी। तो क्या हो जाएगा, ये 2x ऋण y बराबर आ जाएगा 90, ये जैसा है वैसी। फिर दूसरा, इसमें 2 का गुना करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x ऋण में फिर ऋण 3 में 2 से गुना करूंगा तो ऋण 6y बराबर ऋण 40 से 2 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 80। अब क्या करना है, हमको घटा देनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये ऋण, क्योंकि धनात्मक है। अब ये ऋण है तो ये हो जाएगा धन। घटाने का मतलब क्या है कि इस समीकरण को हम ऋण से गुना करेंगे। अब ये भी ऋण है तो ये क्या हो जाएगा, धन। अब ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए दूसरे पद को, ये ऋण y है और ये धन 6y है, तो 6y में 1y क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5y। और धनात्मक में आएगा क्योंकि 6 क्या है, धनात्मक है और बड़ा है तो बड़े का चिन्ह लगता है। अब इधर 90 और 80 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17, मतलब 170 आ जाएगा। अब हमको y का वैल्यू निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 170 बटा में आ जाएगा 5। अब 5 से भाग दे दो जी, तो 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 दिया 15, 2 बचा और 5 चौक 20। इस प्रकार y का मान क्या आ गया, 34। ये अब इस y का मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में या फिर 2 में, कोई भी में रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है? 2x, तो 2x ऋण y बराबर क्या है? 90। अब y का वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 2x ऋण 34। y का मान कितना है? 34, तो 34 आ गया बराबर क्या हो जाएगा? 90। अब 34 और 90 क्या है? सजाती है, तो 34 को हम दाएं पक्ष ले जाएंगे, तो ये 2x बराबर क्या? 90। अब ऋण 34 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? धन 34। अब 90 और 34 जुड़ जाएगा, तो शून्य में 4 जुड़ेगा तो 4, 9 में 3 जुड़ेगा तो 12। अब ये हो जाएगा 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 124 बटा में आ जाएगा 2। फिर भाग दे दो, तो 2 छेके 12 और 2 दूनी 4। इस प्रकार क्या आ गया? x बराबर 62। तो क्या समझ में आया इस सवाल से कि ऋचा के पास कितनी 62 टॉफियां थी और नैना के पास कितनी 34 टॉफियां थी। अतः आंसर लिखेंगे, अतः ऋचा के पास 62 टॉफियां एवं नैना के पास 34 टॉफियां हैं। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम द्विघात द्विचर रैखिक समीकरणों का अनुप्रयोग हल कर सकते हैं। आज की वीडियो यदि आप सभी के लिए उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।